गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग 2024 का जो वैकेंसी आया है उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरे स्टेट से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इसका एग्ज़ाम देते हैं, जैसे झारखंड से भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ तक कि बिहार से भी बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो राजस्थान का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, जनरली राजस्थान का एग्ज़ाम यूपी, बिहार और झारखंड के स्टूडेंट ज़्यादा देते हैं। ठीक, ये वैकेंसी में दो तरह की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है, ये पूरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये वैकेंसी 2024 की है। इसमें दो तरह की सेवाएं हैं। पहली सेवा जो राज्य सेवाएं हैं उसमें 346 सीट है। ठीक, टोटल सीट इसमें आया हुआ है 733 का आया हुआ है। इसमें राज्य सेवा के लिए 346, अधीनस्थ सेवा के लिए 387। आप यूपी का एग्जाम जब देते होंगे देखिएगा सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए अलग से वैकेंसी आती है। यहाँ पे दोनों वैकेंसी को इसमें मिला दिया गया है, एक ही में कर दिया गया है। ठीक, कौन कौन सी सेवा इंपॉर्टेंट है? पहला तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 109। ठीक, उसके बाद राजस्थान सहकारी सेवा, नियोजन सेवा, कारागार में इस बार नहीं दिया गया, उद्योग सेवा में 2, राजस्थान राज्य बीमा सेवा 3, वाणिज्यकर 59 और खाद्य एवं नागरिक शब्द 7। इसमें जितने भी सर्विसेज हैं मैक्सिमम का जो पे स्केल आप देखिएगा या तो 12 है या तो 14 है या तो कहीं कहीं पे देखिएगा टोटल 12-14 में ही है, 13 इसका नहीं है किसी का, मैक्सिमम का यही है लेवल। ठीक है, पेमेंट जो हमारा चल रहा है 14 पे चल रहा है, यानी कि झारखंड वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक, और दूसरी बात कि राजस्थान का जो एग्ज़ाम्स होता है इसमें शेड्यूल्ड एरिया के लिए दूसरा कंसेप्ट है और नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए दूसरा कंसेप्ट है। जैसे झारखंड में जो होता है आदिवासी क्षेत्र के लिए जो होता है उसका अलग है और गैर आदिवासी वाला कुछ अलग करके रखा हुआ है। आदिवासी क्षेत्र के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप दे सकते हैं। यहाँ ये कंप्लीट मेंशन किया हुआ है, आगे मैं दिखा दूंगा अभी। इसके अलावा राजस्थान परिवहन सेवा भी है। कुछ सर्विसेज यहाँ अलग हैं जो जनरली दूसरे राज्य में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे देखिएगा बाल विकास, हमारे यहाँ CDPO का अलग एग्जाम होता है, वहाँ इसी में मिला दिया गया है। देवस्थान सेवा यहाँ पे अभी इस बार नहीं है वैकेंसी, लेकिन ये चलती है। ग्रामीण विकास अलग है, महिला विकास अलग है, श्रम कल्याण अलग है। ठीक, ऐसे करके टोटल ये सर्विसेज दिए हुए हमारे पास। अब पर्यटन के लिए इस बार नहीं दिया गया लेकिन लास्ट टाइम था। वैसे हमारे यहाँ फिर इसमें अधीनस्थ सेवा के लिए भी दिया हुआ है, 387 सीट्स है इसके लिए। इसमें भी अलग अलग सीट के लिए अलग है, लेकिन इसका पेमेंट थोड़ा कम है, लेवल 10 है, लेवल 11 है। इन दोनों पेमेंट में चल रहा है हमारे पास। जैसे CDPO वाला जो एग्जाम हमारे यहाँ झारखंड में हुआ था उसको जो है यहीं पर डाल दिया गया है और अलग तरीके से डाला गया है। ठीक, फिर सहकारिता सेवा भी है। ठीक, बाल विकास यहाँ पे दिया है 4 सीट, दोनों में है। ठीक, लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है थोड़ा सा इधर वाले से अलग है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन लिखा हुआ है, अधिसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अधिसूचित क्षेत्र के रिक्तियों के विरुद्ध भी पात्र हैं। ठीक, अधिसूचित क्षेत्र वाले, गैर अधिसूचित हैं, लेकिन अधिसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अधिसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। इसके लिए आपको कुछ न कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ये इसमें कंटेंट मेंशन किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि इसका एज लिमिट क्या है। जनरली इसमें 40 ईयर्स तक का एज लिमिट इसमें दिया गया है। ठीक है, 21 से लेकर 40 साल आपका एज लिमिट इसमें बचा हुआ है। मेंशन कहाँ किया हुआ है, यहाँ पे 40 से कम 21 मैक्सिमम है। ठीक, कुछ कंडीशन में 45 तक नहीं हुआ तो उसमें भी आप दे सकते हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, अगर कोई विधवा है, अगर कोई डिवोर्स है, उसके लिए भी अलग से इसमें कोई प्रावधान किए गए, बट एक शर्त यह है कि अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। 5 साल का एज लिमिट का छूट दिया गया है इसमें, ये मेंशन किया हुआ है इसमें। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इसका अगर लीजिएगा, एक एग्जाम से प्रीलिम्स, दूसरा एग्जाम से मेंस, ये 2 एग्जाम मेन चलते हैं। PT एग्जाम्स में हमारे पास क्या है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस रहता है, 200 नंबर का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम्स होता है। ठीक है, जनरली इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे यहाँ जनरल स्टडीज़ के एग्जाम्स पे चलते हैं बस वही रहते हैं। ठीक, 9-10 के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इसका रहा है। और स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा और MCQ बेस में होता है। मेंस एग्जाम जो होता है उसमें PT एग्जाम्स का 15 गुना लिया जाता है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
क्लियर। अब इस एग्जाम्स का क्या पैटर्न है, पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 200 मार्क्स, पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 2 200 मार्क्स, पेपर 3 जीएस पेपर 3 200 मार्क्स, पेपर 4 जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश 200 मार्क्स। ये पेपर हमारे पास दिए गए हैं। ठीक, पर्सनालिटी टेस्ट होता है मेंस एग्जाम्स के बाद, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, इंटरव्यू होता है यहाँ पे। ठीक है, और वो 100 नंबर का है इंटरव्यू एग्जामिनेशन हमारे पास। आपको इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपने एनसीसी लेवल पे या पुलिस सर्विसेज लेवल पे कुछ किया हुआ है तो आपको पुलिस सर्विसेज में थोड़ी सी प्राथमिकता मिलेगी। ठीक, दूसरी बात, पेपर 4 जो हमारे पास है, देखिएगा लिखा हुआ है जनरल स्टडीज में कि ऑल पेपर शेल बी आंसर आइदर इन हिंदी और इंग्लिश बट नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू आंसर एनी वन पार्शली हिंदी एंड पार्शली हिंदी। यानी आप एक पेपर को आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, दोनों पेपर आपको एक ही साथ देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सभी पेपर में जो पास करना है वो अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी भी है। ऐसा नहीं जैसे कि दूसरे एडसेस में एग्जाम होता है तो उसमें क्या है कि मेंशन किया रहता है कि पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ पास करना है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आपको उसमें पास करेंगे, जो भी मार्क्स है वो मार्क्स इसमें जुड़ता है। ठीक, ए कैंडिडेट हु नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल मोर देन 10% विल बी डिस्क्वालीफाइड। यानी कि आपका जो OMR सीट को जो डार्क करते हैं वो अगर आधा अधूरा और पार्शली किए हुए हैं तो उसमें आपको जो है वो नहीं मिलेगा। एक चीज़ और मेंशन है यहाँ पे, ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, ये क्लियर मेंशन कर दिया गया यहाँ पे जिसका स्कोर। वैसे इसके एग्जाम्स का भी डेट वैसा कुछ खास मेंशन नहीं किया गया, अभी फॉर्म भरने का डेट है और फॉर्म भरने फिलअप का जो डेट हमारे पास है उसमें फ़ी सबका अलग अलग दिया हुआ है। और फ़ी में अगर आप जाइएगा, ये सभी का जो वर्गीकरण दिया है कि जनरल का कितना होगा, ST SC कितना होगा, OBC कितना होगा, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। क्लियर है। ये नोटिफिकेशन आप चाहें तो वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, फॉर्म भरने का भी डेट है, आप आराम से फॉर्म भरें। ऐसे भी जनरली किसी भी एग्जामिनेशन में आपको 20 से 25 दिन का फॉर्म भरने का डेट दिया जाता है, तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब है कि इसकी तैयारी के लिए क्या है, जो लोग ऑलरेडी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं, सिर्फ से प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का नहीं है तो उनको तो 2 सुझाव रहते हैं जनरली कमीशन के एग्जाम्स में। पहला सुझाव तो ये रहता है कि आप बेसिक बुक्स जो होता है जैसे टेक्स्ट बुक है, उसके बाद NCERT बुक्स है, वो सब जरूर पढ़ लिया कीजिए क्योंकि वो आपके काम का होता है। और अगर आप NCERT वगैरह कर लिए तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स ले लें, जैसे कि अगर पॉलिटी में लेंगे तो लक्ष्मीकांत ठीक है, हिस्ट्री के लिए तो कोई भी एक स्पेक्ट्रम का बुक ले लें तो काम आ जाएगा आपका। और जनरली उससे रहते भी क्वेश्चन, जैसे दूसरे स्टेट्स में हर स्टेट्स का कुछ न कुछ जनरल स्टडीज रहता है, तो राजस्थान में भी अगर आप जाएंगे तो राजस्थान जनरल स्टडीज से कुछ न कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ये कंपलसरी है। ठीक, उस पर पॉलिटी के लिए तो वही है, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए NCERT बुक सबसे अच्छी है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा करंट पे फोकस रहेंगे तो ठीक रहेगा, करंट बेसिस जनरल थोड़ा। जनरल साइंस के लिए कोई भी आप एक बुक ले लो, काम है NCERT बेस रखना, और NCERT के अलावा या तो स्पेक्ट्रम ले लो या नहीं तो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने के लिए आता है उसको पढ़ लें। इन सभी पेपर में एक चीज़ कॉमन होता है कि करंट अफेयर्स जो होता है वो साइंस से भी होते हैं, करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का भी होता है, करंट अफेयर पॉलिटी का भी होता है, और करंट अफेयर हिस्ट्री का भी आजकल होने लगा है। नए नए जो स्मारक पर अभी खोज किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ न कुछ बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन जो बन जाता है। तो थोड़ा सा भी करंट का अगर आप कोई भी एक बुक प्रीफर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत है, उससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, वो जरूर कर लिया करें। लेकिन NCERT को छोड़ के नहीं, NCERT बेस है, किसी भी एग्जाम्स में अगर आप जाइएगा तो आप अगर NCERT अच्छे से कवर किए हुए हैं और 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो सिर्फ NCERT से जो है लगभग 30 से 35% क्वेश्चन रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में रहे, चाहे वो साइंस में रहे, चाहे वो हिस्ट्री में रहे, चाहे ज्योग्राफी में रहे, सब में कुछ क्वेश्चन रहता है, ये फिक्स है। इसलिए NCERT तो जरूर पढ़ें, और NCERT का हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर NCERT पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि आप पहली बार पढ़े हुए हैं। जब आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो उस पर आपका ग्रेस्पिंग बनेगा, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए NCERT जरूर कर लीजिएगा, तभी कोई भी PCS का एग्जाम अगर तैयार करना है तो 6 से लेकर के 12th क्लास का जितना भी NCERT बुक्स है सारा रट्टा मार लो अच्छे से। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ 9, 10, 11 काफ़ी है। 11, 12 का साइंस पढ़ने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि 11, 12 का साइंस जो है थोड़ा डीप हो जाता है, इंजीनियरिंग मेडिकल का हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने की। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल साइंस का जो टॉपिक है वो आप सबका जरूर देख लें, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। और इतना ही नहीं है, आप अगर SSC एग्जाम दे रहे हो, आप अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो,
उसमें भी आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ा हुआ है तो ये बहुत मदद करता है। क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं, जब फ्रेम किया जाता है, तो उसमें एनसीईआरटी को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। बाकी फिर जैसे वन लाइनर का कोई बुक आपको अच्छा लगता है पढ़िए, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन वन लाइनर पढ़ने से अच्छा है कि सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा। एक बार प्रिपरेशन करेंगे तो लगभग हिंदुस्तान के सारे पीसीएस का प्रिपरेशन हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप फॉर्म भरें, मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक से लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद,